ये प्रतिभा स्थली भूमि है, ये प्रतिभा स्थली भूमि है, जहाँ जीवन का आधार मिले, निज परिवार समाज देश को सद्विद्या का द्वार मिले। ओ भारत प्रतिभारत, ओ भारत प्रतिभारत, ओ भारत। ये प्रतिभा स्थली भूमि है। सभी बच्चों को जय जिनेन्द्र। बच्चों, हमें विश्वास है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और प्रशस्त होंगे। बच्चों, स्वस्थ और प्रशस्त वातावरण में व्यस्त रहना भी जरूरी है, इसलिए प्रतिभा स्थली आ रही है आपके द्वार, लेकर ज्ञान की बहार। तो हो जाइए पढ़ने को तैयार। आज ऋषि जी मूकमाटी में कहते हैं, आयास से डरना नहीं और आलस्य करना नहीं, इसलिए अवकाश के दिनों में कुछ काम कर जाओ, बहुत हुआ आराम। चलो अब एक पहेली बुझाओ, यदि पास हो गए तो मिलेगा शाबाश, और फिर करेंगे पढ़ाई की बातें खास खास। तो अब अपने दिमाग के दरवाजे खोलिए और पहेली का उत्तर बूझिए। उत्तर में हिमाच्छादित हिमालय जिसकी रक्षक मेखला है, दक्षिण में हिंद महासागर जिसके चरण पखारता है, धरती का स्वर्ग कश्मीर जिसका मुकुट है, जिसका नाम महासागर के नाम के सन्निकट है, महाद्वीप तो नहीं किंतु उपमहाद्वीप की संज्ञा से संबोधित है, क्षेत्रफल में 7वां पर जनसंख्या में दूसरे स्थान पर स्थित है, हजारों नदियां जिसकी गोद में किलकारियां भरती हैं, उगते सूरज की रश्मियां जहां अंगड़ाइयां लेती हैं, मरुस्थल की हवाएं और सर्वाधिक वर्षा की फुहारें जिसे प्राप्त हैं, विश्व मानचित्र पर एक अनोखे अंदाज में जो विख्यात है। बोलो बच्चों, कौन सा है वह देश? क्या है उसकी पहचान? बताओ जल्दी उसका नाम। भारत। बहुत सुंदर, शाबाश। तो चलो अब करते हैं पढ़ाई की शुरुआत। भारत की बात आपके साथ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, है प्रीत जहाँ की रीत सदा। खेल के इस अध्याय का नाम है भारत, स्थिति और आकार, लोकेशन एंड साइज। तो आज के हमारे अध्ययन के बिंदु हैं, पृथ्वी के गोले पर जगहों को ढूंढना, टू फाइंड द प्लेसेस ऑन ग्लोब, विश्व मानचित्र पर भारत की स्थिति, लोकेशन ऑफ भारत ऑन वर्ल्ड मैप, विश्व के अन्य देशों के साथ भारत के आकार की तुलना, कंपेयरिंग द साइज ऑफ भारत विथ अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, भारत के पड़ोसी देश, नेबरिंग कंट्रीज ऑफ भारत, हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ सेंट्रल लोकेशन ऑफ भारत इन इंडियन ओशन, भारतीय मानक समय, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ग्रीनविच मानक समय और अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, ग्रीनविच मीन टाइम एंड इंटरनेशनल डेट लाइन। सबसे पहले बात करते हैं स्थिति की। स्थिति नक्शे अथवा ग्लोब पर किसी भी जगह का ठीक ठीक पता लगाना ही उस स्थान की स्थिति को जानना है। स्थिति को हम दो प्रकार से समझ सकते हैं। पहला, सापेक्ष स्थिति यानी रिलेटिव लोकेशन, दूसरा निरपेक्ष स्थिति यानी एब्सोल्यूट लोकेशन। किसी भी जगह का पता लगाने के दो तरीके हैं, इसे हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे
भारत की स्थिति का हमें पता करना है तो इसे जानने का एक तरीका तो है कि भारत पाकिस्तान के पूर्व में और श्रीलंका के उत्तर में और चीन के दक्षिण में स्थित है। ये तो हुई भारत की सापेक्ष स्थिति, क्योंकि भारत की सापेक्ष स्थिति को समझने के लिए हमें भारत के आसपास के महत्वपूर्ण स्थानों का ज्ञान होना आवश्यक होता है। इसमें सीमा चिन्ह, दिशा और एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी का पता करना पड़ता है। और दूसरा तरीका होता है कि भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। ये हुई भारत की निरपेक्ष स्थिति, क्योंकि निरपेक्ष स्थिति को समझने के लिए उस क्षेत्र के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार को समझना आवश्यक होता है। मानचित्र पर जगहों को ढूंढने के लिए हम इसी दूसरे वाले तरीके को अपनाते हैं, अर्थात अक्षांश व देशांतर रेखाओं का सहारा लेते हैं। तो चलिए नक्शे पर जगहों को ढूंढने की कला सीखते हैं, क्योंकि कला ही इंसान को कलाकार बनाती है और कलाकार दुनिया को नया आकार देता है। वैसे भी ढूंढने की कला अपने आप में अद्भुत है। कहा भी है, जिन खोजा तिन पाइया, यानी खोजने से ही ईश्वर की खोज पूरी होती है। खैर चलो फिलहाल तो नक्शे में जगहों को ढूंढते हैं। बच्चों आप बताइए, नक्शे पर अगर हमें किसी जगह को ढूंढना है तो किन रेखाओं की जरूरत पड़ेगी? बहुत अच्छा, अक्षांश और देशांतर रेखाओं की। बच्चों आपने कक्षा 6वीं में अक्षांश और देशांतर रेखाओं को बहुत अच्छे से पढ़ा है, इसलिए हम बात करते हैं अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती क्या हैं। तो जानते हैं अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में। अक्षांश रेखाएं, पृथ्वी पर लेटी हुई रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहते हैं, यानी हॉरिजॉन्टल लाइंस को लैटिट्यूड्स कहते हैं। और देशांतर रेखाएं, पृथ्वी पर खड़ी हुई रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहते हैं, यानी वर्टिकल लाइंस को लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। मानचित्र पर अक्षांश और देशांतर रेखाएं एक जाल का निर्माण करती हैं। इसी जाल के आधार पर हम मानचित्र में जगहों का निर्धारण करते हैं। बच्चों पृथ्वी का यह नक्शा जब गोला रूप में बनता है तो कैसा दिखाई देता होगा? क्या कभी सोचा आपने? चलो देखते हैं। तो कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। क्यों, है ना बहुत सुंदर? हाँ, यही हमारी जीवनदात्री पृथ्वी है, जिसके बिना जीवन असंभव है। इसलिए सेव अर्थ कहा है। पृथ्वी की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। पृथ्वी के इसी मॉडल को ग्लोब कहते हैं। इस ग्लोब पर 2 ध्रुव यानी पोल दिखाई दे रहे हैं। भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर देखो, उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल दिखाई दे रहा है, और भूमध्य रेखा से नीचे की ओर देखो, दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल दिखाई दे रहा है। क्या आप जानते हैं पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को क्या कहते हैं? बहुत अच्छा, भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर कहते हैं। पृथ्वी की सतह का सबसे बड़ा अक्षांश जो पृथ्वी के मध्य में निर्मित होता है, उसी अक्षांश को भूमध्य रेखा कहते हैं, जिसका मान 0 डिग्री होता है। और यही रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट देती है। उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध यानी सदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। ग्लोब पर इसी रेखा से उत्तर और दक्षिण का निर्धारण होता है। इसलिए पृथ्वी पर कोई जगह कितनी उत्तर में है
अथवा कितनी दक्षिण में है। यह जानने के लिए हम भूमध्य रेखा से शुरुआत करते हैं और ऊपर की ओर 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव और नीचे की ओर 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव तक 90-90 अक्षांश रेखाएं खींचते हैं। फिर उन्हें नाम दे देते हैं, जैसे 15 डिग्री उत्तर, 30 डिग्री उत्तर, 45 डिग्री उत्तर आदि आदि। इसी प्रकार दक्षिण में स्थित रेखाओं को नाम दे देते हैं 15 डिग्री दक्षिण, 30 डिग्री दक्षिण, 45 डिग्री दक्षिण, 60 डिग्री दक्षिण आदि आदि। बच्चों गौर से देखिए, रेखाओं के मान समान है, किंतु एन और एस उनकी अलग अलग दिशा और पहचान बताते हैं। ऐसे ही हम सभी समान होते हुए भी अपनी योग्यता से अपनी एक अलग पहचान बना सकते हैं। बच्चों, भूमध्य रेखा, जिसे हम इक्वेटर भी कहते हैं, इस रेखा से यदि हम पृथ्वी की धुरी तक का कोण मापते हैं तो 90 डिग्री का कोण उत्तरी ध्रुव तक और 90 डिग्री का कोण दक्षिणी ध्रुव तक बनता है। क्योंकि भूमध्य रेखा को 0 डिग्री अक्षांश मानकर किसी भी ध्रुव तक की दूरी उस वृत्त यानी गोले का 1/4 होगी, जो पृथ्वी के चारों ओर से जाएगा। इसलिए भूमध्य रेखा से ध्रुव तक की दूरी 360 डिग्री का 1/4 यानी 90 डिग्री होगा। इस तरह उत्तरी ध्रुव का अक्षांश 90 डिग्री उत्तर व दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश 90 डिग्री दक्षिण होगा। ये तो उत्तर और दक्षिण की बात हुई। अब पूर्व और पश्चिम की शुरुआत किस रेखा से करें? वो कौन सी रेखा है जिसे आधार बनाया जाए? क्योंकि अक्षांश रेखाओं में तो भूमध्य रेखा सबसे बड़ी रेखा थी, तो उसे आधार बना लिया। लेकिन देशांतर रेखाएं तो सभी समान लंबाई वाली होती हैं, इसलिए 0 डिग्री देशांतर रेखा को निर्धारित करना बहुत मुश्किल काम था। इस समस्या को सुलझाने के लिए 1884 में अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में उस समय के शक्तिशाली व विकसित देशों ने भाग लिया था। इस सम्मेलन में सभी देशों की सहमति से तय हुआ कि लंदन के ग्रीनविच से गुजरने वाली रेखा को 0 डिग्री प्रधान मध्याह्न यानी प्राइम मेरिडियन रेखा आधार रेखा के रूप में माना जाए। और इसी सम्मेलन में यह भी तय हुआ कि 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन से ही पूरब और पश्चिम की शुरुआत होगी। बच्चों, तो जहां पर ये पूरब और पश्चिम रेखा जाकर मिलती है, उनको जोड़ने वाली रेखा बिल्कुल मध्य से गुजरती है। ज्यामिति गणित में तो आपने पढ़ाई है। बताओ, इन तीनों बिंदुओं में कितने डिग्री का कोण बनेगा? बिल्कुल सही, 180 डिग्री का कोण बनेगा, क्योंकि एक वृत्त का माप 360 डिग्री होता है, तो अर्धवृत्त का माप 180 डिग्री होगा। इस प्रकार 0 डिग्री प्रधान मध्याह्न रेखा से पूर्व की ओर 180 देशांतर रेखाएं होती हैं और पश्चिम की ओर भी 180 देशांतर रेखाएं होती हैं। पूर्वी देशांतर रेखाओं के नाम होंगे 15 डिग्री पूर्व, 30 डिग्री पूर्व, 45 डिग्री पूर्व आदि आदि। इसी प्रकार पश्चिमी देशांतर रेखाओं के नाम होंगे 15 डिग्री पश्चिम, 30 डिग्री पश्चिम, 45 डिग्री पश्चिम आदि आदि। अब प्रश्न उठता है कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं को डिग्री में क्यों मापा जाता है? तो सबसे पहले हम अक्षांश रेखाओं को डिग्री में मापने के कारणों को समझते हैं। अक्षांश रेखाओं को डिग्री में मापने के निम्नलिखित कारण हैं। पहला, अक्षांश वह कोण है जो भूमध्य रेखा
और किसी अन्य स्थान के बीच पृथ्वी के केंद्र पर बनता है। दूसरा, अक्षांश भूमध्य रेखा से किसी भी स्थान की उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव की ओर की कोणीय दूरी का नाम है। तीसरा, भूमध्य रेखा को 0 अंश की स्थिति में मापा जाता है। यहाँ से उत्तर की ओर बढ़ने वाली कोणिक दूरी को उत्तरी अक्षांश और दक्षिण की ओर बढ़ने वाली कोणिक दूरी को दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। और इसकी अधिकतम सीमा पर ध्रुव हैं, जिन्हें 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश या 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। इन परिभाषाओं से स्पष्ट है कि अक्षांश एक कोण है और कोण को हमेशा अंश यानी डिग्री में मापा जाता है। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि भूमध्य रेखा को 0 डिग्री मानकर उसके केंद्र से 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के कोण बनाकर अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं। दूसरे चित्र के माध्यम से हम समझेंगे कि मुंबई का अक्षांश 19 डिग्री उत्तर है। इसका अर्थ यह हुआ कि मुंबई भूमध्य रेखा के 19 डिग्री उत्तर में स्थित है। यदि ग्लोब पर मुंबई से भूमध्य रेखा के केंद्र तक एक रेखा खींचें तो वह रेखा 19 डिग्री का कोण बनाएगी। फिर मुंबई से भूमध्य रेखा के समानांतर एक रेखा खींचिए, यह समानांतर रेखा ही 19 डिग्री अक्षांश है। अब इस अक्षांश पर स्थित कोई भी स्थान भूमध्य रेखा के केंद्र से 19 डिग्री का कोण बनाएगा। अब हम समझेंगे कि देशांतर रेखाओं को डिग्री में क्यों मापते हैं। तो देशांतर रेखाओं को डिग्री में मापने के अनेक कारण हैं। पहला, देशांतर ग्रीनविच रेखा से किसी भी स्थान की पूर्व और पश्चिम की ओर की कोणीय दूरी का नाम है। दूसरा, दो देशांतरों के बीच की दूरी को भी अंश में मापते हैं। तीसरा, ग्रीनविच रेखा को 0 अंश की स्थिति में मापते हैं। यहाँ से पूर्व की ओर बढ़ने वाली कोणिक दूरी को पूर्वी देशांतर और पश्चिम की ओर बढ़ने वाली कोणिक दूरी को पश्चिमी देशांतर कहते हैं। देशांतर रेखाएं 360 होती हैं। सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई समान है, किंतु दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी समान नहीं है। चित्र में ध्यान से देखिए कि ग्रीनविच रेखा को 0 डिग्री मानकर 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री आदि के कोण बनाए गए हैं। यही कोण देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। अब समझते हैं कि ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर रेखाओं का क्या महत्व है। तो जिस प्रकार ग्राफ पर किसी बिंदु की सही से स्थिति का पता लगाने के लिए हमें x अक्ष और y अक्ष की जरूरत पड़ती है, वैसे ही मानचित्र पर किसी स्थान को खोजने के लिए हमें अक्षांश और देशांतर रेखाओं की जरूरत पड़ती है। हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि लखनऊ कहाँ स्थित है, तो आप कह सकते हो कि 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर लखनऊ स्थित है। लेकिन 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश के आसपास तो और भी शहर स्थित होंगे, जैसे जैसलमेर, गोरखपुर, जयपुर, कानपुर आदि। इससे स्पष्ट हो रहा है कि लखनऊ की सही स्थिति जानने के लिए हमें उसकी अक्षांशीय व देशांतरीय दोनों स्थितियों को जानना जरूरी है। इसलिए कहते हैं, ज्ञान की पूर्णता आवश्यक है, अधूरे ज्ञान से कार्य सिद्ध नहीं होता।
अधजल गगरी छलकत जाए। और ज्ञान की पूर्णता साधना से होती है। इसलिए बच्चों, पढ़ाई की साधना करना सीखना चाहिए। अब हमारे अध्ययन का दूसरा बिंदु है विश्व मानचित्र पर भारत की स्थिति। लोकेशन ऑफ भारत ऑन वर्ल्ड मैप। इस मानचित्र को ध्यान से देखिए और बताइए भारत कहाँ स्थित है। मानचित्र को देखने पर आपको समझ में आ रहा होगा कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है और उसका देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। इससे स्पष्ट होता है कि भारत पृथ्वी के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। बच्चों, इस चित्र को ध्यान से देखो। इस चित्र में भूमध्य रेखा और ग्रीनविच रेखा ने पृथ्वी को 4 बराबर भागों में बांट दिया है। उत्तर पूर्वी भाग, उत्तर पश्चिमी भाग, दक्षिण पूर्वी भाग और दक्षिण पश्चिमी भाग। अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि भारत पृथ्वी के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। बच्चों, इस मानचित्र पर आपको एक रेखा दिखाई दे रही है। यह रेखा कर्क रेखा है जिसका मान 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। इसको अंग्रेजी में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। यह रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है। क्या आप जानते हैं कि यह भारत के किन राज्यों से गुजरती है? चलो मैं ही आपको बता देती हूँ। यह भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। बच्चे, शायद आप जानते होंगे कि कर्क रेखा पर भारत के अलावा और भी देश स्थित हैं। उन देशों के नाम हैं मैक्सिको, चीन, म्यांमार और बांग्लादेश। भारत की स्थिति को समझते समय आपने भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार समझा। अगर हम भारत का अक्षांशीय विस्तार निकालें तो लगभग 30 डिग्री आता है और अगर देशांतरीय विस्तार निकालें तो वो भी लगभग 30 डिग्री के आसपास ही आता है। अक्षांशीय विस्तार निकालने के लिए 37 डिग्री 6 मिनट में से 8 डिग्री 4 मिनट को घटा देते हैं तो लगभग 30 डिग्री आ जाता है। ऐसे ही अगर देशांतरीय विस्तार निकालते हैं तो 97 डिग्री 25 मिनट को 98 डिग्री मानकर उसमें से 68 डिग्री को घटा देते हैं तो लगभग 30 डिग्री प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार दोनों में डिग्री में अगर हम देखते हैं तो दोनों का अंतर समान है। जब इस मानचित्र को देखने पर पता चलता है कि किलोमीटर में दोनों के विस्तार में बहुत अंतर है। इससे इसका पूर्व पश्चिम विस्तार 2933 किलोमीटर है जबकि उत्तर दक्षिण विस्तार 3214 किलोमीटर है, जबकि अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार लगभग 30 डिग्री है। इससे एक प्रश्न उठता है कि भारत के मानचित्र को देखने पर पता चलता है कि भारत का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार लगभग 30 डिग्री है, परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। ऐसा क्यों है?
तो इसका उत्तर है कि भारत का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार लगभग 30 डिग्री अक्षांशों व 30 डिग्री देशांतरों के मध्य, परंतु पूर्व पश्चिम सिरों के बीच की अधिकतम दूरी 2933 किलोमीटर है, जबकि उत्तर दक्षिण सिरों के बीच की दूरी 3214 किलोमीटर है। इस प्रकार पूर्व पश्चिम की तुलना में उत्तर दक्षिण विस्तार 200 किलोमीटर अधिक है। इसके प्रमुख कारण हैं। पहला है, भूमध्य रेखा पर दो देशांतरों के बीच की दूरी सर्वाधिक होती है। जो हम ध्रुवों की ओर बढ़ते जाते हैं, दूरी कम होती जाती है, और इसके विपरीत दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी सभी जगह समान होती है। यही कारण है कि भारत के अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार समान होने के बावजूद भी उत्तर दक्षिण विस्तार अधिक है। इसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं, चूंकि भारत भूमध्य रेखा से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक विस्तृत है, अर्थात भारत का ध्रुवों की ओर विस्तार अधिक है। और यह हम पहले ही कह चुके हैं कि जो हम ध्रुवों की ओर जाएंगे, दो देशांतरों के बीच की दूरी कम होती जाएगी। इसलिए दो अक्षांशों के बीच की दूरी सभी जगह समान होने के कारण भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार तो अधिक है, किंतु दो देशांतरों के बीच की दूरी ध्रुवों की ओर घटते जाने के कारण भारत का पूर्व पश्चिम विस्तार कम प्रतीत होता है। इस ग्लोब को देखकर आप इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। इस उदाहरण के माध्यम से आपको मेरी बात एकदम स्पष्ट हो जाएगी। इस ग्लोब पर आप देखेंगे तो पाएंगे कि भूमध्य रेखा के पास में दो देशांतरों के बीच की दूरी सर्वाधिक है, लेकिन जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं, दो देशांतरों के बीच की दूरी कम होती चली जाती है। इसके विपरीत दो अक्षांशों के बीच की दूरी सभी जगह एक समान होती है। यही कारण है कि भारत का डिग्री में विस्तार लगभग समान होते हुए भी किलोमीटर में भारत के उत्तर दक्षिण और पूर्वी पश्चिमी विस्तार में अंतर आ जाता है। बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली कक्षा में, तो तैयार रहें। सभी को जय जिनेंद्र। धन्यवाद।